GTV में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और पिछला हफ्ता यानी पिछले हफ्ते के 3-4 दिन मैं इस्लामाबाद में था। तकरीब वेलफेयर वदारी और स्पीकर का इलेक्शन भी देखा। और कहा यह जाता है कि अगर कहीं कोई बड़ा वाक़या, कोई बहुत बड़ा सानिया, कोई बहुत बड़ा ज़लज़ला, कोई बहुत बड़ा तूफ़ान, कोई बहुत बड़ा हंगामा देखना हो तो उसकी सही रिपोर्टिंग उसी जगह पर होती है। मैं देखा आमतौर पर लोग 2 फर्लांग पर भी वहाँ मौजूद हों, हमारे बड़े बड़े माज़रत के साथ जो तजियाकार, तबसा निगार, साफ़ी वहाँ जाने की ज़हमत नहीं करते। लेकिन जो 3 दिन मैंने असम्बली के अंदर और बाहर देखा, उसके बाद मैं भी उन लोगों में शामिल हो गया हूँ जो सबसे बड़ा सवाल ये उठाऊँ कि ये असम्बली इस हंगामा खेज़ी के बाद किस तरह चलेगी। उस पर तो बाद में आऊँगा। ज़रा एक बहुत बड़ी ख़बर जिसका इंतज़ार था और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन के बाद हुई, वो ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो मखसूस नशिस्तों का कहा था, इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया। यानी ख़वातीन की नशिस्तें, अक़लियती नशिस्तें कोई तकरीबन 25-26 बनती हैं, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी। और इस तरह इसका मकसद ये था कि उन्हें सेनेट में भी वोट डालने का हक़ हासिल नहीं होगा, यानी उनकी नुमाइंदा लोगों को सदारती इलेक्शन पर भी उसका असर पड़ सकता है। और मजमूई तौर पर जो पार्टियों के वोटों की तकसीम होती है सदारती इंतखाब के लिए, उस पर भी असर पड़ेगा। इस तरह इलेक्शन कमीशन जिसकी जानिबदारी पर एक अरसे से तमामी सियासी पार्टियाँ सवाल उठा रही थीं, उसने एक और मुतनाज़ा फ़ैसला दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की बरतरफी आर्टिकल 6 के तहत उन पर मुकदमा चलाने के सिलसिले में PTI के अली ज़फ़र में देख रहे थे। फिर इससे पहले कि मैं इलेक्शन के हंगामों में ये भी देखूं कि जिन्हें सलूट दिया जा रहा था, गॉड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, जी हाँ, मेरा इशारा निगरां वज़ीर-ए-आज़म अपने दोस्त अनवारुल हक काकड़ से है। जाते जाते मौसूफ़ ग़ालिबन मियाँ शरीफ और छोटे बड़े मियाँ साहब की दरख्वास्त पर ये कि भाई इतना बड़ा फ़ैसला आप ही करके जाइए, क्योंकि पहले ही हमें IMF को फेस करना है। और बिजली, पानी, बिजली, गैस, गोया कि कोई तकरीबन कहते हैं कि जी 161 अरब रुपए का इजाफ़ी बोझ डालकर, सलूट लेकर, गॉड ऑफ ऑनर लेकर हमारे निगरां वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब रुखसत हुए। और ग़ालिबन कहा यह जाता है कि मुल्क की तारीख़ में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें इससे ज़्यादा पहले कभी नहीं थीं। और हाँ, फिर बहरहाल आ जाते हैं, एक प्रोसेस हुआ, सदर आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ लिया और बहरहाल शहबाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म हो गए। वज़ारत उज़्मा के बाद वज़ारत उज़्मा का हल्फ इसलिए मैं इंटरेस्टिंग कहूँगा कि बहरहाल सदर आरिफ अलवी ने एक हद तक उस आइन की पासदारी की जो अभी तक मौजूद है, यानी कि आइंदा क्या होगा, और इसीलिए उन्होंने सदर आरिफ अलवी ने दोबारा मुतनाज़े जिन्हें वो कहते थे उस वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ लिया। देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, यकजहती और खुशहाली की खातिर इंजाम दूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। हम भी आमीन ही कहेंगे कि खुदा करे ये जो हुकूमत आई है, जिसके ग़ालिबन 20-22 में वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन जो कुछ इस इस्लामाबाद की असम्बली के अंदर और बाहर हम देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि सवाल ही सवाल है। हल्फ के बाद, हल्फ से पहले कौमी असम्बली का पहला इजलास बड़ा हंगामा खेज़ था। और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सबसे पहले आए। अच्छी बात, अच्छी रवायत उन्होंने ये डाली कि सबसे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये कहा कि अब्दुल समद महमूद ख़ान अचकज़ई के घर पर हमला हुआ है और इस हमले के सबब सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। ये कहकर बिलावल साहब बैठ गए और फ्लोर यानी माइक
महमूद खान अचकज़ई को दे दिया। लेकिन देखिए कि ये जो दिया गया माइक, उसके साथ सलूक क्या हुआ अचकज़ई साहब को। आज सुबह मुझे पता चला कि शायद एक रेड हुआ है एक अचकज़ई साहब के घर पे। न मैं ना सिर्फ उसका मज़ाहमत करता हूँ, मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब या अगर ये बलूचिस्तान में हुआ है तो चीफ मिनिस्टर बुख्ती साहब का से अपील करूँगा कि वो एक्शन ले। अगर कोई इलीगैलिटी था भी सही, वो इन्वेस्टिगेट कर देते। यकीन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बड़ा फराग दिलाना फैसला था और उन्होंने एक रवायत अच्छी कायम करने की कोशिश की और कहा कि जी मैं बाकी तकरीर करूँगा और महमूद खान अचकज़ई साहब को दावत दी। महमूद खान अचकज़ई भी गालिबन चंद जुमलों पे ही आए थे कि फिर क्या सलूक हुआ, ज़रा देखिए एक नज़र। जनाब स्पीकर शुक्रिया। थोड़ी सी जनाब स्पीकर, न मैंने जज्बाती तकरीरें करनी है, न मैंने खुदा न खास्ता किसी को बेइज्जत करना है। हम रिवायत वाले लोग हैं। जनाब स्पीकर, दिस इज़ माई 5th टर्म, ये मेरा 5वीं। और उसके बाद लाइन कट गई, यानी उनका माइक बंद कर दिया गया जहाँ लाइव जो चल रहा था महमूद खान अचकज़ई का, और वक्फा आया और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी आए और थोड़ी देर इब्तदा में तो उनका बड़ा मुफाहिमाना लहजा था, लेकिन कुछ देर बाद इंतहाई बरहमी उन्होंने दिखाई। और शायद इस सबब ये था कि जो नारे लग रहे थे उस बेंच से वो भी कोई बहुत ज़्यादा पार्लिमानी नहीं कहे जा सकते। लेकिन उसके बाद गालिबन उन्होंने कुछ ऐसे कलमात कहे जिस पर जरदारी साहब के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी हुई। और फिर जो नारेबाजी हुई या जो कुछ ख़ास तौर पर जो मैं चाह रहा था कि हम नहीं दिखा सके कि बिलावल साहब ने ख़ास तौर पर साइफ़र के हवाले से इमरान ख़ान पर शदीद इल्ज़ामात लगाए और कहा गए उन्होंने साइफ़र के हवाले से उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, मैंने कहा सॉरी टू से वो ड्रॉप हो गया। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने फिर जवाब दिया इसका। ये वही है जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। इनको जमहूरियत रास नहीं आती। ये एक दूसरे को मुफादात की टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते। क्या पीपल्स पार्टी में कोई भी और बंदा नहीं है सदारत के लिए कि जरदारी को आप देते हैं? ये ओहदे बांटते आपस में। ये डेमोक्रेसी से दूर दूर उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये जाती मुफादात में आते हैं। कितने फ्रॉइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनके तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनके तरफ बैठे हैं। डेमोक्रेसी के वो उसूल जिसको लोग सुनहरी उसूल क्या कहा करते थे, ये लोग कुर्बान कर चुके। ये आकर के आपको दर्स देते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है। योराना, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये मुफाद परस्त है। वो साइफर का जिक्र कर रहा है। साइफर एक हकीकत है। इमरान खान और जो नई स्लॉट आई है यंग लीडरशिप तहरीक इंसाफ की आई है, चाहे उमर अयूब हों, अभी आप बैरिस्टर गौहर को सुन रहे थे, इसमें बहुत ही डायनामिक हमारे शेर अफजल मरवत साहब हैं। मैंने कौमी असम्बली में उनकी पॉपुलरिटी देखी। मैंने कहा था कि शेर अफजल मरवत एक पावरफुल और यंग डायनेमिक लीडर की हैसियत से सामने आए हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो राब्ता कर रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के कायद से कि इस पूरी सूरत हाल के बारे में वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिर वल्दी आपको खुशामदीद करता है। जैसे मैंने कहा कि कौमी असम्बली का पहला ही इजलास इतना हंगामा खेज़ है कि चलते फिरते लोग पहुँचते हैं, इस तरह कैसे चलेगा। चीखम दहाड़, हाथापाई, गालम गलौच
और कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा था सीनियर लीडरशिप। आमतौर पर जब कौमी असम्बली के इजलास हुआ करते थे तो एक कमेटी होती थी, कुछ रूल्स तय करती थी, किसी हद तक काबू पा लिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि पहले ही दिन जो मछली का बाज़ार बना उससे अंदाज़ा करते हैं आइंदा क्या होगा। हत्ता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इब्तदा में एक बड़ी इफ़हाम व तफ़हीम की बात कर रहे थे, सुनी भी जा रही थी, लेकिन एक मरहला ऐसा आया कि जिसके बाद मुखालफीन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और बिलावल साहब भी की जज्बात बरहमी में तब्दील हो गए। ये जैसे मैंने कहा आपसे कि कौमी असम्बली का जिस तरह आगाज़ हुआ है, ख़ास तौर पर हल्फ़ वफ़ादारी जिस तरह हुई है, वो भी आपने देखी कि उसके दौरान क्या हुआ। हल्फ़ वफ़ादारी के दिन जो कौमी असम्बली का पहले दिन का इजलास था, उस दौरान भी जो कुछ हुआ वो भी इस हमने देखा। और स्पीकर के इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन कंट्रोवर्शियल ही नहीं थे, बल्कि इंतहाई जाराना अंदाज में उनका आगाज़ हुआ, जाराना अंदाज में उसका अख्ताम हुआ। और उससे भी ज़्यादा बढ़कर ये कि इस इजलास के बाद जब कौमी असम्बली से बाहर मीडिया के सामने यह क़यादत आई तो वही बढ़म नज़र आई। और आपने ये भी देखा होगा कि आज जो तकरीब हल्फ़ वफ़ादारी हुई उसमें हमने ये देखा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं थे, और जो बहरहाल उनको होना भी नहीं था, क्योंकि वो तो कहते हैं मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुंतखब वज़ीर आज़म का। और फिर दूसरा बहुत बड़ा मसला आ गया है मखसूस नशिस्तों का। मैं तमाम सूरत पे गुफ्तगू करना चाह रहा था, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन सरबराह मोहतरम साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, और एक ऐसे कड़े वक्त में जब पूरी जो है इदारे और पूरी पार्टियां तमाम इकट्ठे होकर एक पार्टी को फिज़िकली, पॉलिटिकली, मॉरली ख़त्म करना चाह रहे थे, तो साहब ने अपनी जमात, जिसका एक अलग पस मंज़र है, बढ़कर साथ दिया और ये सबूत दिया कि वो खाली जो है वो फ़िक्री नज़री तौर पर भी नहीं, अमली तौर पर भी उसका पा सकते हैं जो इनकी जमात का है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ साहब साहब। आप अब ये कहा जा रहा है ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि फिर आप कोर्ट में जाएंगे। आपने देखा नहीं कि सुप्रीम कोर्टों ने क्या नहीं करा? ये मोहतरम काजी साहब के बारे में हम बड़ी बातें करते थे, निगरां हुकूमतें 3 माह क्या साल भर चलती रहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। 6 माह इलेक्शन डिले हुए, इन्होंने कुछ नहीं किया। एक पार्टी से उसका निशान ले लिया गया, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जिस तरीके से जो पूरा इलेक्शन जिस तरह हुआ है, फॉर्म 45, 47, इसका नोटिस नहीं लिया। अब आप जो कह रहे हैं कि हम मखसूस नशिस्तों के सिलसिले में फिर कोर्ट में जाएंगे, क्या मिलेगा आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद बरेलवी साहब बहुत शुक्रिया जी। हम तो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं जी, और आपके हाथों में हम जवान हुए। देखें, मैं एक बात आपको अर्ज करूं जी, मैं ये समझता हूं कि जब फिस्तायत और फाशिज्म अपने अरूज के ऊपर हो तो बीइंग ए सिविलाइज्ड सिटीजन ऑफ द कंट्री और एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते से आप कम अज कम उन तमाम कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल जरूर करते हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप सिस्टम को बेनकाब कर सकें। हमने हर फोरम के ऊपर अदालतों के अंदर गए जी। आपने जिस तरह सही फरमाया कि जो हमारे साथ इलेक्शन से पहले किया गया, हम एक इत्तेहाद की सूरत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद थे, और हमने मखसूस नशिस्तों पर तीनों जमातों की मुश्तरका लिस्ट भी जमा करवाई, तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया, और जब वक्त ख़त्म हो गया तो उसके बाद हमारा बल्ले का निशान उड़ाकर हमारी उस लिस्ट को भी तस्लीम नहीं किया गया। या तो हमारी उस लिस्ट को वक्त खत्म होने से पहले अगर ये बल्ले का निशान उड़ा देते तो हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफार्म से वो लिस्ट जमा करवा देते, लेकिन वो भी हमें वक्त नहीं दिया गया। और अब जब हमने आर्टिकल 104 के तहत दरखास्त दायर की कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं, तो उसके अंदर 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं जी। एक आइन है, एक रूल्स एंड प्रोसीजर हैं। रूल्स एंड प्रोसीजर आइन के ताबे हैं, आइन रूल्स एंड प्रोसीजर के ताबे नहीं है जी। आइन कहता है कि
जिस पार्टी के उम्मीदवारान हैं मखसूस नशिस्तें सिर्फ उनका इस्तेहकाक हैं। अब और वो नशिस्तें कैसे मिलेंगी, वो रूल्स एंड प्रोसीजर बताता है कि आप कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, उनकी स्क्रूटनी होगी और वो सारा प्रोसीजर। उसके अंदर अब 2 एक्सेप्शंस हमारे पास मौजूद थी और एक अदालती फैसला मौजूद था कि 2018 के अंदर पेशावर KPK के अंदर एक पार्टी बनती है इलेक्शंस के बाद, बाप पार्टी। कुछ आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं और वो बाप पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। अब मुजाहिद बरेलवी साहब, उसमें मैं आपको अर्ज करूं, बाप पार्टी उस वक्त रजिस्टर्ड भी नहीं थी ECP के साथ जी, बाकायदा ऑफिशियली, लेकिन वो एक दरखास्त देते हैं कि जी हमको लिस्ट नहीं जमा करवा सके, नया शेड्यूल जारी किया जाए और हमें मखसूस नशिस्त अलॉट की जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नया शेड्यूल भी जारी करता है और उनको मखसूस नशिस्त भी अलॉट करता है। दूसरा प्रेसिडेंट था हमारे पास पंजाब में कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी पंजाब की, वो अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपनी लिस्ट जमा नहीं करवा सकी। तो रिक्वेस्ट की गई ECP से कि हमारे चूंकि इतने MPs मौजूद हैं तो बराए मेहरबानी हमें ये लिस्ट दी जाए और शेड्यूल दिया जाए। तो ECP उनको शेड्यूल भी जारी करता है, वो नशिस्तें भी अलॉट करता है। तीसरा, लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का एक फैसला है कि लिस्ट डिले होने की वजह से, ना जमा करवा सकने की वजह से जीतने वाली पार्टी का इस्तेहकाक खत्म नहीं होता कि उससे मखसूस नशिस्तें अलॉट ना की जाएं। ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन साहब अब ये तो तमाम तफसील आ गई। अभी सब 2 मरहले हैं, यानी इन्होंने मेरे ख्याल में गालिबन क्या ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें गालिबन 20 थी और अक़लियतों की गालिबन 2 बनती हैं आपकी, इस तरह आपकी पार्टी के तरफ से? जी, मरकज़ के अंदर हमारी 3 बनती हैं और 20 ख़वातीन की बनती हैं। सूबा पंजाब के अंदर भी हमारी 24 के करीब बनती हैं और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी तकरीबन 25 के करीब बनती हैं जी। अच्छा, अब ये नशिस्तें क्या ये तकसीम कर देंगे, ये जो आप लूट का माल समझकर नून लीग, पीपल्स पार्टी और इन लोगों में? अच्छा, ये अब आप देखें जी कैसा मजाक हुआ है। पंजाब के मेंबर ने लिखा कि ये नशिस्तें किसी को अलॉट नहीं की जा सकती। ये सवाल और ये नुक्ता उस दिन उठाया गया हियरिंग के दौरान कि ये नशिस्तें किसे मिलेंगी। बैरिस्टर अली जफर साहब ने जब दलाइल दिए तो उन्होंने साबित किया कि किसी पार्टी की जीती हुई नशिस्तों की बुनियाद पर आप उसकी मखसूस नशिस्तें किसी को नहीं दे सकते। आइन और कानून में किसी जगह पर यह चीज मौजूद नहीं है। इस बात के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने इत्तफाक किया कि आइन और कानून के अंदर कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है कि अगर ये नशिस्तें सुन्नी का अब अगर ये मखसूस नशिस्तें आपको एक तो फिर हाउस जो है वो कैसे कंप्लीट होगा? एक तो एक सवाल तो टेक्निकल आएगा कि जो 93 हैं उनकी नुमाइंदा ख़वातीन भी नहीं, अक़लियतें भी नहीं, और ये वोट जो है जो ज़्यादा मेरे ख्याल इंपॉर्टेंट है और आपकी नज़र ज़रूर उस पर होगी, वो आने वाले एक तो सेनेट के ये जो गालिबन 5 या 7 नशिस्तों पर है उसमें भी इम्पोर्टेंट होगा। उससे ज़्यादा अहम जो सदारती इलेक्शन है जिसमें तनासुब के एतबार से जो है वो वोट पड़ेंगे और काफ़ी क्लोज हैं जहाँ तक मैं ऑब्ज़र्व कर पाया हूँ। यानी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बलूचिस्तान असम्बली के जितने अरकान हैं वही बराबर होंगे पंजाब, KP और सिंध के, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तो शायद एक, और ये गालिबन ऐसा लगता है कि बहुत वेल प्लान तरीके से हुआ है, ये कोई ओवरनाइट फैसला नहीं है, कोई भूल चूक से नहीं हुआ है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर की मर्जी और मंशा शामिल है। ऐसा ही है साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये एक बड़ी घिनौनी साजिश हुई है जी और इसमें एक तीर से 3 शिकार किए गए हैं जी। नंबर 1, ये नशिस्तें जब हुकूमती इत्तेहाद को अलॉट की जाएंगी तो उनको कौमी असम्बली के अंदर 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी और वो कोई भी कानून या बिल जो है वो बुलडोज करके अपनी मर्जी से ला सकेंगे, आइन में तरमीम कर सकेंगे। एक तो उन्हें ये ऑप्शन दे दिया गया जी। नंबर 2, सेनेट के अंदर हमारी 7 सीटों की तादाद कम हो जाएगी इन नशिस्तों की नाद मिलने की वजह से। उससे क्या होगा कि अगर वो 7 नशिस्तें हमें मिलती तो हम सेनेट की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते और सेनेट में कायदे ईवान हमारा होता और हुकूमत कोई भी बिल बुलडोज नहीं करवा सकती थी फिर।
अब जब ये 7 नशिस्तें हमें नहीं मिलती तो सेनेट में हम फिर अब लार्जेस्ट पार्टी नहीं रहेंगे और मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगा, तो सेनेट में भी हमारी अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया गया। और तीसरा आपने बजा फरमाया कि जो सदारती इंतखाब है वो इतनी क्लोज कॉल है इस वक्त, अगर ये मखसूस नशिस्तें हमें मिलती हैं कि वो पलड़ा किसी भी साइड के ऊपर पलट सकता है। तो अब इन मखसूस नशिस्तों को हुकूमती इत्तेहाद के ऊपर माले गनीमत के तौर पर तकसीम करने का मकसद ये है कि सदर के इंतखाब को भी यकतरफा बनाने की कोशिश की गई है। तो ये 3 तीर हैं, 2 तय अक्सरियत, सेनेट का ईवान और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इन तीनों को इस एक फैसले के जरिए हुकूमती इत्तेहाद के पलड़े में रख दिया गया जी। तो आप ये नहीं समझते कि ये तमाम जो मंजरनामा जो एक गालिबन एक पूरे हिकमत अमली के तहत तैयार किया गया है, आपको भी इल्म है और मुझ जैसा तालिब इल्म भी थोड़ा जानता है, क्या उस तरह इस असम्बली के मुस्तकबिल के हवाले से जो अभी से सवाल उठ रहे हैं कि कैसे चलाएंगे? आज जो पहले दिन हुआ है और आगे दिन भी होता रहा, और अभी मैं ये भी पढ़ रहा था कि निगरान हुकूमत जिन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया गया वो चलते चलते 1061 अरब रुपए का इजाफी बोझ लाद कर चले गए। यानी वो जो IMF से कॉन्ट्रैक्ट है जो शहबाज शरीफ को करना था वो भी निगरान से कर चले गए। महंगाई एक तरफ, कैसे चलेगा सिस्टम साहब? जी मुजाहिद बरेलवी साहब, मैं आपको एक बात अर्ज करता हूँ जी, आज पहली शिकस्त हुई है हुकूमत को सिर्फ 4 दिनों में, आज पहले दिन शिकस्त हो गई। आज हुकूमत ने ईवान में कोरम की निशानदेही कर दी जी। आपको पता है कि पार्लिमानी नॉर्म्स के अंदर हमेशा अपोजिशन कोरम की निशानदेही करती है, हुकूमत नहीं करती। तो आज हुकूमत ने पहली शिकस्त जो तस्लीम कर ली कोरम की निशानदेही करके। स्पीकर साहब ने कोरम की काउंटिंग भी नहीं की और इजलास एडजर्न कर दिया जी, डिप्टी स्पीकर साहब ने। मैं सर आपको एक बात बता दूं, ये हमें दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे 2 साल से हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। अब हम में से अक्सर अपने घरों से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपनी औलादों से दूर रहे। इन्होंने हमारे घरों के लोगों को पकड़ के टॉर्चर किया, हमारे कारकुनान को शहीद किया गया। कल का हमारा एक कारकुन अभी कोमे के अंदर है, उसकी कंडीशन आपके इल्म में है। ये सब बातें अपनी जगह। मैं एक आखिर में आपसे अगर ये मालूम करना चाहूँ, क्योंकि बिलावल साहब ने भी कोई जुडिशल काउंसिल की बात की है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं कि जनाब हम मिसाक मफाहमत करना चाहते हैं। गालिबन मैं ये सुन रहा था आपके बैरिस्टर गौहर साहब से कि उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं इलेक्शन का, तो जो कुछ होगा कि उन्होंने कहा है कि जी तो आप ये नहीं चले, मैं नहीं कहता एहतमाम हुज्जत के लिए, लेकिन जब आप पार्लियामान में बैठे हैं, बहरहाल ने आपने अपने पार्लियामेंट को तस्लीम किया, आपने इस इदारे को तस्लीम किया, आपने वोटिंग में शिरकत की, तस्लीम किया, तमाम यानी जो वज़ीर आज़म का, वज़राए आला का और गालिबन सदात का, फिर भी आप 1, 2, 3 पॉइंट ऐसे रखेंगे जिसमें कहें कि आइए बैठिए टेबल पे? सर मैं आपको एक बात अर्ज करता हूँ जी, हमने हुज्जत पूरी कर दी हुई है ऑलरेडी। हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में धांधली के बावजूद हिस्सा बने, हमने वोटिंग में हिस्सा लिया, इजलास को गैर कानूनी समझते हुए भी, चूंकि हम डेमोक्रेसी को डीरेल नहीं करना चाहते जी। लेकिन हमारी तरफ से हुज्जत पूरी हो चुकी है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने अपोजिशन बेंचेस को हमें मुखातिब करके ये अल्फाज कहे, टू हेल विद यू, जो बाद में स्पीकर साहब ने स्पंज किए। मेरा रिस्पॉन्ड अब शहबाज शरीफ को ये है कि टू हेल विद यू, हमारे आपके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमारा एक नुकाती एजेंडा है, इमरान खान को बाहर लाके हमारा मैंडेट वापस करेंगे तो हम ये ऐवान चलने देंगे, वगरना ये ऐवान नहीं चलेगा। ये कोई हमको बेगैरत नहीं है मुजाहिद बरेलवी साहब, क्या हम अपने बीवी बच्चों की कुर्बानियां देके, अपने खानदानों की कुर्बानियां देके, अपने कारकुनान की कुर्बानियां देके तो हम वहां पर कौमी असम्बली की सीटों के मजे लेने के लिए जाके ऐवान के अंदर बैठे रहें? ये हुकूमत को हम क्लियर कर दें कि ये ईवान नहीं चलेगा, हम नहीं चलने देंगे, हमें मैंडेट वापस मिलेगा, इमरान खान बाहर आएगा तो ये ईवान चल पाएगा, वगरना ये ऐवान नहीं चला सकेंगे, हम ये ऐवान नहीं चलने देंगे। उसके लिए हमें जिस हद तक भी जाना पड़ा हम उस हद तक जाएंगे जी। नहीं, लेकिन आपने ये तो कहा है ना बैरिस्टर गौहर साहब ने कि पहले अगर वो ख़वातीन को रिहा कर दें, मुकदमात ख़त्म कर दें, 9 मई के वाक़े के सहने के लिए तहकीकात कर दें, यानी एक उन्होंने एक स्टेप बढ़ के ये तो कहा है ना
आप ये कह रहे हैं कि ऐवान नहीं चलने देंगे। ऐवान तो बहरहाल देखें, खाली ये बात है कि ऐवान नहीं चलने देंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने 9 मई के हवाले से या मुकदमात खत्म करने के हवाला से जो बात की है वो उन शराइत का हिस्सा। हमें हमारा मैंडेट मिलेगा तो हम ये ऐवान चलने देंगे, हमें हमारा मैंडेट नहीं मिलेगा हम ये ऐवान नहीं चलने देंगे। ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर है। आपने मैंडेट को तक तो तस्लीम किया है ना कि आपने इलेक्शन लड़ा, मैंडेट को आपने इसे तक तस्लीम किया कि आपने कौमी असम्बली का भी इलेक्शन लड़ा, स्पीकर का भी लड़ा, आइंदा तमाम सूबों में वज़राए आला का भी लड़ा। तो एक हद तक तो आपने मैंडेट तस्लीम कर लिया इस इस्तेकामी अमल को, गो के बड़ा शोर हुआ। सर हमने असेंबली को तस्लीम किया, हमने इंतखाबात के रिजल्ट को तस्लीम नहीं किया। सर हम अगर उनको तस्लीम तब करते, हमने एक स्टेप अहेड जाते हुए ये फैसला किया था कि आप हमें मखसूस नशिस्तें हमारी अलॉट करें, हम अपने जो मुकदमात हैं, ये इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं, ये हम ट्रिब्यूनल्स में लड़के तो हम ये कड़वा गोंद पी के अदालतों से फैसले लेके आ जाएंगे। लेकिन उस फैसले को हमारी कमजोरी समझते हुए रिकाउंटिंग का एक प्रोसीजर शुरू करके हमारी सीटें कम की जा रही हैं। आज मखसूस नशिस्त, अब देखें हलफ वाले दिन हमारा फैसलाबाद से मैंने मौजूद था इजलास में, वो हलफ ले रहा था तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके, उसकी एब्सेंस में सादुल्ला बलोच की इन्होंने रिकाउंटिंग करवा के वहां से नून लीग का कैंडिडेट जितवा दिया। इन्होंने हमारे कैंडिडेट की एब्सेंस में अब्दुर्रहमान कांजू को वहां से लोधरा से जितवा दिया। अब ये 7 हल्कों में और रिकाउंटिंग करवा रहे हैं। यानी हमने कड़वा गोंद पीते हुए, पार्लियामेंट को मानते हुए हम उस पार्लियामेंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुए और अपनी जो रिजर्वेशन थी उसको हमने अदालतों के जरिए हल करने के ऊपर हमने इत्तेफाक किया। साहबजादा साहब ने बड़े मैं पहली बार इस तरह तफसील हुई है, बड़ा जो गुफ्तगू की है उससे आपने अंदाज़ा लगाया कि वो अपना नुक्ता किस तरह पेश कर रहे थे। अब 2 मरहले आने हैं और वो दोनों इम्तहान एक बार फिर हुकूमत के हैं जो बैठी है। पहला सेनेट के उन्होंने वो कहते हैं जी प्री पोलिंग हुई, और दूसरा बड़ा सदारती इंतखाब। और सदारती इंतखाब इस लिहाज से दिलचस्प है कि माजी के दोस्त हरीफ यानी अचकज़ई साहब जो दाएं बाजू पे बैठते थे जरदारी साहब के, और एक तरफ अख्तर महंगल साहब भी बैठते थे, अब अचकज़ई साहब जो हैं वो उनके एक हरीफ की हैसियत से 9 मार्च को सदारती इलेक्शन लड़ेंगे। और इस इलेक्शन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर लोग समझते हैं कि तमाम असम्बलियाँ और सेनेट और कौमी असम्बली मिलकर वोट देगी। शायद आपको मैं मेरे खुद तालिब इल्म की हैसियत से अभी मालूमात हासिल की है कि बलूचिस्तान असम्बली के जितने अरकान हैं गालिबन 65, वही अरकान वो असल में 65 अरकान डेड होंगे, उन्हीं की बुनियाद पर 4 असम्बलियों के वोट होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें इन 4 असम्बलियों के वोट, सेनेटर्स के वोट, कौमी असम्बली के वोट, ये सब मिलके 700 के करीब अगर बनते हैं ये इलेक्शन होगा। इस लिहाज से इसको मामूली न समझाए। यकीनन एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन अचकज़ई पे भी वो भारी होंगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन 9 मार्च को होगा। मुजाहिर बिल्ली को इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।